I am pleased to share with you that our colleagues from PwC are here. Fortunately, both of them are PAC alumni, or Essen was my student there in the class as well, और Essen is director PwC, और इनकी मिसेज भी वन ऑफ दोज यूनिक पर्सन जिनकी कपल चार्ट अकाउंटेंट है, इनकी मिसेज महरीन भी, और ठीक है, अब्दुल्ला इज़ ऑल्सो आर एलुमनाई, ठीक है जी, और वो भी यूसन से हैं. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप मुझे नहीं सुनना चाहते, आप उनको सुनना चाहते हैं उनकी बातें सुनना चाहते हैं. और आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप सबके ज़हन में कोई 1415 सवाल आते हैं फर्म्स के बारे में, और मैं बता देता हूँ जो सबसे ट्रिकी सवाल ये है कि सिफारिश कितनी चलती है, रेफरेंस कितना होता है. तो इसलिए का हम तो बड़ी एश्योरेंस देते रहते हैं, लेकिन लेट्स लिसन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. ऐसा कितनी देर होगी क्वालिफाई हुए आपको? सॉरी, 12-13 ईयर्स. सो मैं बाहर चला जाऊँगा, उसके बाद एसन से पूछ लीजिए 12-13 सालों में मैंने कोई एक भी फ़ोन किया है एसन को कि फ़लाँ की इंडक्शन कर लें, ठीक है जी. सो ही इज़ हियर, सो ऐसे. So I'll hand over to them and answer. So let's give them. Sorry, एक यहाँ के लिए है. अच्छा. और एक हम सामने आप रखते हैं इसका. Okay. रिकॉर्ड तो इसलिए तो सॉरी, दो माइक्स आपको यूज़ करने हैं. कोई. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सलाउद्दीन साहब, बड़ा अच्छा लगा पैक में वापस आके. काफ़ी अरसे बाद लास्ट मैंने क्लास ली थी बैक इन 2010, सो अभी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद वापसी हुई है. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल होंगे, सो लेट्स ट्राई टू कीप दिस सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. सो सबसे पहले let's have a brief introduction. मेरा नाम एहसन नदीम है and I'm director at A.F. Ferguson and Company. So I've been working in this firm for the past 13 years. 13 से ज़्यादा, in fact 2009 में मेरे आर्टिकल शुरू हुए थे. So I look after accounting services, audit services and advisory services. So मेरे साथ अब्दुल्ला अहमद है. So I am looking after assurance and business advisory services for the past like 10 years. और डिफरेंट पोर्टफोलियो है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, और मैं भी एलुमनाई हूँ. इट्स बीन लाइक इट्स गुड कि आप लोगों को देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे. सो अब अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम लोग एड्रेस करेंगे. सबसे प्राइमरीली एक सबसे बुनियादी सवाल है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मेरिट. क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना कि मेरिट जस्ट मींस एकेडमिक्स, तो इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करने की ज़रूरत है. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस कि आपके ख्याल में मेरिट का क्या मतलब है? एनीवन? जब आप कहते हैं ना कि ये फर्म मेरिट पे हायरिंग करती है, तो मेरिट आपके नज़दीक क्या मतलब है इसका? जल्दी से क्वालिफाई करना है. अच्छा, ठीक है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड स्किल्स. ठीक है, बिल्कुल सही है. वैल्यू एडेड, हाउ मच वैल्यू द पर्सन कैन ऐड. ठीक है. और दो चीज़ें यहाँ पे एक जिक्र की थी, एक स्किल्स की और एक कोई वैल्यू एडिशन की बात की थी. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी बाकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी अदर एबिलिटीज़ मैटर करती हैं इन दिस प्रोफेशन. सो दिस सेशन इज़ हेयर टू टेल यू कि हम व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, तो ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें. सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड वन थिंग कि पढ़ाई इज़ नॉट द ओनली थिंग. ठीक है. सो अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस सिनेरियोज कि आपके एक सिनेरियो के अंदर विच वुड बी द प्रेफर्ड कैंडिडेट. सो सिनेरियो वन इज़ कि दैट एक आपका कैंडिडेट है, लेट्स से दैट इज़ कैंडिडेट ए. वो गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर है, बट वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत वीक है. ही इज़ नॉट एबल टू कन्वर्स वेल, ही इज़ नॉट एबल टू वर्क इन टीम्स. वो जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं कर सकता. ठीक है. और कैंडिडेट बी है हु इज़ अबव एवरेज इन स्टडीज़,
बट ही इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, ही कैन वर्क वेल इन टीम्स, ही कैन टॉक इफेक्टिवली और अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। सो अब आप मुझे बताएं आपके मुताबिक हमारा इस प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए एंड व्हाट वी डू एज अ फर्म, विच कैंडिडेट वुड बी प्रेफर्ड, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी? बी यूनानिमस आंसर है, ठीक है। सो पहली मिथ हमने डिबंक कर दी कि जो है ना सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करती है, यू नीड टू हैव अदर एबिलिटीज़, ठीक है। सो अब हम जब अदर एबिलिटीज़ की बात करते हैं, सो सबसे बुनियादी चीज़ इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स कि आप अपना कोहेरेंटली अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इट्स नॉट ओनली जस्ट द एबिलिटी टू टॉक, इट्स अबाउट हैविंग नॉलेज टू टॉक अबाउट थिंग्स एज वेल, ठीक है। सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक मैनेजर हूँ एंड आप ट्रेनिंग के तौर पर काम कर रहे हैं और कुछ फिक्स्ड एसेट्स का एरिया कर रहे हैं आप, और कुछ वाउचर्स अभी तक नहीं मिले आपको, ठीक है। आपने टेस्ट और डिटेल्स परफॉर्म करनी थी, वाउचर्स नहीं मिले, क्लाइंट ने वाउचर्स नहीं दिए हुए, ठीक। सो अब मैं आपको कहता हूँ कि आप मैनेजर अकाउंट से बात करें और उसे कहें कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। सो कैंडिडेट ए है, ठीक है, वो जाके मैनेजर अकाउंट से कहता है कि ये वाउचर्स अभी तक रहते हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन फ़ौरन दें, ठीक है, नहीं देंगे तो आपको ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट बी है, वो जाता है, वो सलाम दुआ करता है, वो आपसे गपशप लगाता है, मुल्क के हालात के ऊपर बात करता है, फिर उसके बाद आपसे फाइनली ये बात करता है कि ये कुछ चीज़ें आपकी पेंडिंग है, ये अगर आप दे देंगे तो आपका ऑडिट जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ टेल मी कौन सा सिनेरियो इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव? बी। सो जब कभी आप फर्म में जाते हैं तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मीन्स के यू नीड टू हैव सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर आप बात कर सकें, ठीक है। सो जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं सो दैट मीन्स कि आपको इकोनॉमी का पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, आपके कोई इंटरेस्ट होने चाहिए, कोई हॉबीज़ होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप कोई बात कर सकें, ठीक है। यू नीड टू हैव अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं होंगे, कोई हॉबीज़ नहीं होंगी, कोई मुल्की हालात के बारे में पता नहीं होगा, तो देन आप किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है, यू नॉट बी एबल टू कन्वर्स। सो जब हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, सो इट्स नॉट ओनली द एबिलिटी टू टॉक, इट्स ऑल्सो हैविंग सब्जेक्ट मैटर और थिंग्स टू टॉक अबाउट, ठीक है। इसलिए हम आपसे सवाल ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में क्या व्यू पॉइंट है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के दो बड़े इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो उसके पीछे बैकग्राउंड यही होता है कि आपकी कोई नॉलेज भी है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि नहीं है नॉलेज, ठीक है। अगर ये नॉलेज नहीं होगी सो यू नॉट बी एबल टू कन्वर्स। दूसरा इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है इस सवाल का ऑन आवर वर्क, ठीक है। अगर आप सिर्फ किताबों तक महदूद रहेंगे ना, आप ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का आप ऑडिट करें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मेन जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ नेचुरल गैस, ठीक है। अब अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे, आपने सिर्फ अपने कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो आपको पता नहीं होगा नेचुरल गैस की क्या सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। यू आर नॉट नो कि दैट देयर इज़ अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस। तो उसके ऊपर बिजनेस कंटिन्यूटी परस्पेक्टिव से क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं उस ऑडिट के ऊपर, कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव, कि क्या आपके पास इतने रेवेन्यू होगा इन फ्यूचर, क्या आप गुड्स बना सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या आप वायबिलिटी या फिजिबिलिटी ऑफ द एंटिटी इंश्योर कर सकें, ठीक है। सो ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी ना तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड रीज़न दैट वी आस्क अबाउट योर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, योर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशंस, बिकॉज ये स्किल्स मैटर करती हैं इसके अंदर, ठीक। अच्छा, उसके बाद देन देयर इज एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, किताबों में आपने बहुत मरतबा पढ़ा हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, और कभी कभी समझ भी नहीं आती प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट सीम्स अ वेरी टेक्निकल टर्म, ठीक है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। एक एंटिटी है जिसकी सेल्स बढ़ गई हैं 30% से 35% से, ठीक है। आपको मैं टास्क देता हूँ, देखिए आप जाके बात करें CFO से और पूछें कि क्यों सेल्स बढ़ गई, ठीक है। बल्कि CFO को छोड़ दें, आप मैं आपको कहता हूँ आप सेल्स के बंदे से बात करें जो जनरल मैनेजर सेल्स है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है। आप GM सेल्स के पास गए, उसने आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, उसने कहा कि हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमने 30% से मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बेहतर कर दिए हैं, लॉजिस्टिक्स बेहतर कर दिए हैं।
सो अब हमारी पहले जो है 6 दुकानें थी, अब हमारी 10 दुकानें हो गई हैं। सो उसकी वजह से हमारी सेल्स बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने सारी कहानी नोट कर ली, अच्छा सा इंग्लिश में लिख लिया, वर्किंग पेपर बना लिया, आपके ख्याल में आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है। अगली चीज़ है कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से काम लें, चीज़ों को क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर उसने कहा कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो क्या आप जो बंदा आपका एक्सपेंसेस का एरिया कर रहा है उससे पूछें कि यार आपके वाकई मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, ठीक है। वो कहेगा यार आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 5% से बढ़े हैं, सो हाउ कैन इट बी कि आपके सेल्स में इतना बड़ा जंप आ गया। फिर आप जो बंदा रेंट का एक्सपेंसेस वेरीफाई कर रहा है उससे पूछें कितनी दुकानों का आप रेंट देते हैं, ठीक है। वो कहता है यार अभी तक तो सिर्फ 7 दुकानों का रेंट दे रहे हैं, तो उसने कहा था कि 10 दुकानों के ऊपर हम लोग शिफ्ट कर गए। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म काम आती है, ठीक है। फिर आप सेल्स का ट्रेंड देखें, आप देखें कि जो है ना टूवर्ड्स द ईयर एंड कितनी सेल हो रही है। ये तो नहीं कि पुश सेल बुक किए जा रहे हैं कट ऑफ से पहले और बाद में आप रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं कहाँ से आएंगे? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से आएंगे, ठीक। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है कि नहीं, ठीक है। हम आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये सवाल तो आपने सही जवाब दे दिया सारों ने, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे कि आपका व्यू पॉइंट क्या है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। और जब हम आपसे व्यू पॉइंट पूछते हैं ना, हम आपसे पूछते हैं इसके बाद आपने क्या रिसर्च किया, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं हमने सुना था, हमने हमारे वालिद साहब ने बात की थी, चाया ताया ने बात की थी, तो उनसे हमने चीज़ अपना व्यू पॉइंट बना लिया। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फेल हो जाती है, ठीक है। सो जब कभी आपको बात करते हैं, इट नीड्स टू बी बैक्ड बाय सर्टन रिसर्च, सर्टन जो आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, पढ़ा हो, समझा हो, उसकी बेसिस पे आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपकी फेल हो जाती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देन वी टॉक अबाउट इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, ठीक है। ये दिस इज़ अ वेरी पिवटल क्वालिटी टू हैव, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम एवेलुएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपकी मोटिवेशन को गेज करते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है इस प्रोफेशन से मुताल्लिक। कि सिर्फ ये है कि आपने सोचा हुआ है कि मैंने फर्म में आना है, पेपर पास करने हैं, क्वालिफाई करना है, बस पैसे मिल जाएंगे, इज़ दिस द ओनली मोटिवेशन? या फिर कुछ आपने काम सीखने के बारे में भी सोचा हुआ है कि आप काम सीखेंगे, किस चीज़ में आप एक्सेल करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है कि नहीं, कि आपने 5 ईयर्स टाइम में, 10 ईयर्स टाइम में कहाँ पहुँचना है, उसे हमें आपकी मोटिवेशन का अंदाज़ा होता है, ठीक है। सो अब हमने जब मेरिट की बात शुरू की थी, हमने निकले थे अटैम्प्ट से और एकेडमिक परफॉर्मेंस से, और हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, जिसका हमने बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, हमने इकोनॉमिक अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की नॉलेज की बात की, हमने इंटेग्रिटी की बात की, हमने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की बात की, हमने मोटिवेशन की बात की। तो ये गालबन कोई 8 से 10 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम असेस करते हैं, ठीक है। उन 8 से 10 एट्रीब्यूट्स के ऊपर स्कोरिंग होती है और फिर आपका एक मेरिट स्कोर निकलता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बंदा जिसके 3 अटैम्प्ट्स हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स में अगर फेल हो जाए तो वो उसकी इंडक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी बंदा जिसके 5 अटैम्प्ट्स हैं, 6 अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन बाकी एट्रीब्यूट्स में बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर लेता है, तो देन उसकी इंडक्शन हो सकती है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, ठीक। अच्छा, इसके बाद बस एक जो मैं फाइनल चीज़ को, इनफैक्ट 2 चीज़ों को मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। देन आई लीव इट टू अब्दुल्ला जो कि आपको बाकी जो डिटेल्स के ऊपर बताएंगे। दैट इज़ ऑन इंटेग्रिटी, ठीक है। इंटेग्रिटी एक बुनियादी क्वालिटी है विच मस्ट बी देयर इन ऑल पीपल वर्किंग इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन। चाहे आप ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, इंटेग्रिटी के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको भेजा है ऑडिट करने के लिए एक एंटिटी का, और आपने जो है ना अपने वर्किंग पेपर में लिखा है मैंने 5 इन्वॉइसेस देख लिए हैं, ये उसकी डिटेल्स हैं, और दिस इज़ द अमाउंट्स, और ये हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपसे इन्वॉइसेस तो नहीं मंगवाऊंगा, मैं नॉट से कि आपने क्या ये काम किया भी है कि नहीं, मैं आपकी बात पे रिलाई करूँगा, ठीक है। कल को कोई मसला निकला है, फॉर एग्जांपल आपने इन्वॉइसेस ना देखी हो, आपने सिर्फ जनरल लेजर से अमाउंट और डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट किया हो, और वहाँ पे कोई मसला निकला है, इन्वॉइसेस सही सपोर्टेड ना हो, इनकरेक्ट हो, फ्रॉडुलेंट हो, तो फिर कितना बड़ा एक्सपोजर बन सकता है पूरी फर्म के लिए, ठीक है।
और उसकी जो इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन सॉरी अच्छा, उसकी जो इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन ये होती है कि आपका जो इंगेजमेंट पार्टनर है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा होता है, और जब एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है तो इट मीन्स कि फर्म ने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है और सारे के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आपकी एक गलत बयान से पूरी फर्म एट रिस्क आ जाती है, ठीक है। सो इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब हमें पता कैसे चलता है कि इंटेग्रिटी का मसला हो सकता है। आपने फॉर्म फिल किया, आपने लिखा कि आपका FTS बैच 30 है, जब हमने आपके रिकॉर्ड देखे तो पता चला आपका FTS बैच 29 है, ठीक है। आपने लिखा कि आपने 4 अटेम्प्ट्स में पास किया, ठीक है, और हमने जब आपका रिकॉर्ड चेक किया पता चला आपने 6 अटेम्प्ट्स में किया। आपने अपनी परसेंटेज लिखी मैट्रिक के अंदर 89%, पता चला आपकी 79% परसेंटेज। अगर ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन होगी ना फॉर्म के ऊपर, तो फिर हमारा इस पर क्लियर कट आंसर है कि आप कंसिडर नहीं हो सकते फर्दर इन द प्रोसेस, बिकॉज इस एलिमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इंटेग्रिटी के ऊपर, ठीक है। सो व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, बी वेरी केयरफुल कि आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन की समझ नहीं है, गाइडेंस आप पढ़ लें जो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, वरना हमारे HR वालों को ईमेल करके पूछ लें कि इसका मतलब क्या है, मैंने इसको कैसे फिल करना है। बट आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो दैट मीन्स आपका प्रोसेस कंसिडर नहीं हो सकता फॉरवर्ड, ठीक। लास्ट अब चीज़ जो विच आई विल डिस्कस इज़ अराउंड रेफरेंसेस, जिस लाउद्दीन साहब ने शुरू में बात की थी, अब उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। देखें, आपके ख्याल में फर्गसन किस नंबर पे है इन द रैंकिंग ऑफ फर्म्स? फर्स्ट पे। क्यों आपके ख्याल में फर्स्ट पे है? एनीवन? मेरिट की बात है, एग्जैक्टली। अगर हम लोग ऐसे लोग रखेंगे हु आर नॉट डिजर्विंग, तो देन हाउ कैन वी बी द बेस्ट फर्म? वी कैन नॉट बी द बेस्ट फर्म ना, कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है दैट स्टेम्स प्राइमरली फ्रॉम द पीपल कैपेबिलिटी। हमारे लोगों की स्ट्रेंथ होती है, हमारे लोग जो है ना अच्छे होते हैं, टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं, अदरवाइज बाकी स्किल्स में कॉम्पिटेंट होते हैं, तो दिस इज़ वाई दे आर एबल टू गिव एन ऑप्टिमल सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अगर हम जो है ना लटरम पटरम लोग रखेंगे जस्ट बेस्ड ऑन के फैक्ट के किसी बंदे ने कह दिया इस बंदे को रख लो, हम उसी बेस पर हायरिंग करेंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सो हमारी जो हायरिंग होती है मेरिट बेस्ड होती है, ठीक है। सो ये वाली मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि अगर आपको कोई जानने वाला फर्गसन में नहीं है तो आपकी हायरिंग नहीं हो सकती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम हर कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, बट येस जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए थे इसके ऊपर एनालाइज करते हैं। सो वंस अगेन, ये कोई बंदा कहे मैं 3 अटैम्प्ट थी, मेरा फर्गसन में हायरिंग नहीं हुई, मेरा रेफरेंस नहीं था इसलिए मेरी हायरिंग नहीं हुई, ये मिसकंसेप्शन है, ये अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो अब मैं अब्दुल्ला के पास फ्लोर छोड़ता हूँ, विल जस्ट गो ओवर द प्रोसेस कि प्रोसेस क्या होता है और स्पेसिफिक्स क्या हैं कि आपने इंटरव्यू के अंदर जब आते हैं तो व्हाट डू यू नीड टू डू, how do you need to dress, what is the professional conduct in that, so he will go over that. थैंक यू एसन ने काफ़ी कुछ मेजरली कवर कर लिया, मगर कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो मैं चाहूँगा हम इनको कवर कर लें। सो हम इनको ना 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे इंटरव्यूज़ को। एक है बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू। 3 स्टेजेस के ऊपर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। पहली चीज़ है बिफोर द इंटरव्यू। बिफोर द इंटरव्यू के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो विच इज़ योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद एनी फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ योर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, CVs।
काफ़ी बार देखा गया है कि लोग जो है ना इसको बहुत कैजुअली लेते हैं और इसमें जो डिटेल्स होती हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपने रेफरेंसेस बहुत कैजुअली फिल कर देते हैं। इवन ये फॉर्म भी बहुत कैजुअली फिल करते हैं। स्पेलिंग एरर्स आ रहे होते हैं, आपका नज़र नहीं आ रहा होता, आपकी इवन अपना रेफरेंस नहीं बताया होता, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बताया होता, काफ़ी कैजुअली लास्ट मोमेंट पे जाके ना इसको फिल करते हैं। हालांकि 15-20 दिन हर ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन रिसीविंग का टाइम 15-20 दिन का टाइम फ्रेम हर ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जो भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स होंगी उनको अटैच करना है। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल पुरानी फ़ोटो है, लगता है इंटरव्यू में बंदा आ रहा है तो लगता है कोई और ही बंदा है और फॉर्म हमें किसी और का ही रिसीव हुआ हुआ है। तो दूसरा ये है कि जो आपने इंटरव्यू फॉर्म फिल करना है बड़ी आपने केयरफुली फिल करना है, बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ फर्म्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरव्यू फॉर्म्स की बेसिस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग कर रही होती हैं। हो सकता है एक गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसने बहुत कैजुअली फिल किया हो, इवन अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम यानी अपर केस में नहीं लिखते, लोअर केस में लिख के ले आते हैं। उसमें स्पेलिंग एरर्स कर देते हैं, सिटी के नाम में स्पेलिंग एरर कर देते हैं, तो वो फॉर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, दे कैन बी डिसक्वालीफाइड। फॉर्म जो भी होता है उससे पहले आपको ना इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म फिल कैसे करना है। जैसे ऐसे ने बताया कि अगर आपकी अटैम्प्ट्स ठीक नहीं है, आप अगर वहाँ पे गलत अटैम्प्ट्स को मेंशन कर देते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमें नहीं पता आपने किस इंटेंशन से लिखा है, एरर हुआ है या आपने इंटेंशनली किया है। तो आपने फॉर्म देखना है, फिल करते हुए इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करना है। सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आ रही होती है, यू कैन ईमेल द HR डिपार्टमेंट एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। और अगर सपोज आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपके पास हमारा फ़ोन नंबर भी है, यू कैन कॉल देम। इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करें तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, एस्केलेट कर लेते हैं मसले को, ठीक है। रेफरेंसेस पे लास्ट टाइम एक मुझे कन्फ्यूजन नज़र आई, हमारे जो कैंडिडेट से जो इंटरव्यू देने आए उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने किसी टीचर का नाम लिख दिया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि यार ये बंदा आपको जानता है? तो इनकी क्लास में तो हज़ारों बंदे होते हैं। तो कहते नहीं जानते। तो हमने कहा फिर आपने क्यों डाला है ये नाम? सो रेफरेंसेस सिर्फ वो नहीं है कोई पर्ची है रेफरेंस, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। ये रेफरेंस है, दिस इज़ समवन हु कैन वाउच फॉर यू, हु नोज़ यू, हु नोज़ योर करेक्टर, हु नोज़ योर कि ये बंदा इंटेग्रिटी वाइज कैसा है। समवन जो आपको जानता हो। ये नहीं है कि कोई मतलब छठा बंदा है मतलब रिश्तेदारी में और वो मुझे जानता भी नहीं, मिला ही नहीं कभी, और मैं उसका रेफरेंस डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ज़रूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। समवन हु कैन नो यू, ही कैन बी योर टीचर एज वेल। मगर उनको पर्सनली कॉल करूँ मैं तो मैं बता सकता हूँ। लिटरली 100-150 लोगों ने एक बंदे का नाम लिखा हुआ था।